Well, how's the juniors doing? Well, hey guys, this video is by Tashika Rawat and I welcome you all at this amazing and most trusted platform of 1514th. Well, we are out with the one-shot video of communication skills in which we will be covering unit 1, 2, 3, 4 in one shot. But here's a quick notice, छोटा सा notice आप लोगों के लिए कि इस वीडियो में आपको यूनिट नंबर 1 मिल रहा होगा. यूनिट नंबर 2, 3, 4 एक जगह पे आउट हो चुका है ऑलरेडी, तो 1 यहाँ से कवर करेंगे और 2, 3, 4 उससे कवर कर लेंगे. यहीं पे मैं लिंक अटैच कर दूंगी, ठीक है. तो आई होप अच्छे से करके आ रहे होंगे. जो पीडीएफ का लिंक है वो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साइट का भी लिंक होगा और ड्राइव का भी लिंक होगा जहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं. यू पीपल कैन एक्सेस फ्रीली. प्लस में इस वीडियो का टारगेट रख देते हैं हम 500 लाइक्स, ओके. और यहाँ पे सब्सक्राइबर टारगेट रख देते हैं 1500 सब्सक्राइब्स. I hope ये टारगेट पूरा हो रहा होगा. And let me give you a brief information. We will be completing our 3 months on YouTube on 13th of January. That is just 2 days ago. So we are ready with something special for you on that day. Till then, enjoy the content. Hello guys, let's get started with one short lecture of CGPA booster series in which we will be covering all the units with must do topics, notes on must do topics and most repeated questions at the end of the lecture. नोट साथ में बनाते रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. We offer must do topics like I told you guys, unit wise most repeated questions, best notes material, वीडियो लेक्चर सपोर्ट वाया यूट्यूब, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा. 1-to-1 गाइडेंस वाया पर्सनलाइज्ड कॉलेज ग्रुप्स, वास्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी, बेस्ट मोटिवेशनल कंटेंट फॉर टीन्स, some soft skills and hard skills, upcoming hackathons and events information. Starting with the first unit of communication skills, we are first overviewing the must do topics. First one is role and importance of communication. Second is barrier to communication. Third is group discussion, which is very important. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रुप डिस्कशन एंड वर्सेस डिबेट के कम चांसेस हैं लेकिन डिफरेंस इनका आता है, तो ये भी आप सही से सुनिएगा और करिएगा. 7C सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का, जो कि आता ही आता है. फिर जो हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें अंतर, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब पढ़ना है हमें. और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. पहली बात, कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम एक मैसेज दे रहे हैं, एक सेंडी अपना मैसेज दे रहा है सेंडर को, वो कैसे भी हम दे सकते हैं, बोल के मैसेज करके, जैसे कि हम करते हैं नाउ डेज. तो फिर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती कि वह इसका इंपॉर्टेंस है क्या, पहले हम ये पढ़ रहे हैं. पहला है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम जब बात कर रहे हैं तो अपने ओपिनियन और आइडिया एक इंसान को दे सकें, और सेंडर इसके लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, ऊपर से एक और इंसान होना चाहिए जो सुन रहा है, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है. तो एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ताकि वो किसी नेगेटिव वे में ना ले ले, और ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आता है, तो हम इसको बाद में देखेंगे. सो सबसे मेन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस और आइडियाज़ बताना. दूसरा है ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी ग्लोबली लोग कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो हमें कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, एक कॉमन कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं कि कोई चाइना से है तो फिर उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ भी आए और मैं अपनी बात भी रख सकूँ. तो फिर ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबली मतलब कनेक्ट करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, इन सब के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है. फिर है इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन,
कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स को एनहांस करता है, ट्रस्ट इन सब में या फिर करियर सक्सेस, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है हमें कम्युनिकेशन की। तो हमारा थर्ड पॉइंट था। फिर है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो सुपीरियर्स हैं हमारे या फिर हमारे अंडर भी जो काम कर रहे हैं या मेरे कलीग्स हैं, इनसे हमें कैसे टेक्निकली बात करनी है, क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स आती हैं। तो उससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। फिर है हमारा कट थ्रोट कंपटीशन। इसमें मतलब कि अगर जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी, पॉलिटिक्स इन सब में हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं लोग को परसुएट कर सकूँ अपने बातों से, ताकि लोग मेरे एड्स को देखें और मेरा प्रोडक्ट बाय करें या फिर मेरे को वोट करें अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है। फिर सर्विंग ह्यूमैनिटी, मतलब कि हम किसी के लिए कुछ कर दें, जैसे कि हम ओल्ड एज होम जो होते हैं इन सब में हम कुछ अगर कर रहे हैं, एज अ वर्कर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम ऐसे काम करें कि लोगों का भला हो। तो उस चीज़ के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो सर्विंग ह्यूमैनिटी में आ गया। फिर हमारा आता है मोटिवेशन एंड मोरल। इसमें मतलब जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, ये सब कम्युनिकेशन इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हें एक बात रखनी होती है ताकि लोग समझें और मोटिवेट हो और अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। तो फिर कम्युनिकेशन मोटिवेशन एंड मोरल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा डेवलप प्रोफेशनलिज्म। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक स्टूडेंट अगर डॉक्टर बनता है तो उसे पता होना चाहिए कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर की ऑफ कोर्स सॉफ्ट टोन होनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि बीमारी में कोई हम पे चिल्लाए। तो फिर इस चीज़ का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर एक प्रोफेशनल का अपना कम्युनिकेशन होता है। एक डॉक्टर का खुद कुछ होगा, कुछ इंजीनियर का होगा, एक बैंकर का होगा। तो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल में, कि टेक्निकली हम बात कैसे करें लोगों से अपने प्रोफेशन में, तो ये हमारा हो जाता है प्रोफेशनलिज्म का। फिर आता है हमारा इंक्रीज क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली। कम्युनिकेशन से हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है, हम एक दूसरे की फीलिंग्स समझ पाते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट कर पाते हैं। तो ये हमारे थे पॉइंट्स जिसमें हमने पढ़े कि इम्पोर्टेंस क्यों है कम्युनिकेशन की, ज़रूरत ही क्यों है पढ़ने की। फिर हम आते हैं हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन हम करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं, इन्हीं को बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मल्टीपल बैरियर्स. The intent and communique will often be disturbed and distorted, leading to condition of misunderstanding and failure of communication. तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर डिस्टॉर्शन आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लोगों के बीच में। तो इसकी वजह से एक फेलियर आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन में। जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है ये अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है लिंग्विस्टिक, फिर है साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, कल्चरल। सबसे पहला आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर ही लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। मतलब कि दो लोग की जो लैंग्वेज डिफरेंट है, इस वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अभी रील्स इन सब में देखा होगा कि जो लोग होते हैं बाहर के देश से आए हुए, जैसे कोरिया वगैरह कहीं से भी आए, तो वो वेंडर से बात कर रहे हैं और वेंडर को समझ नहीं आ रहा, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। तो फिर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कम्युनिकेशन में, ताकि सामने वाला समझ भी पाए और मैं ऐसे बोलूँ कि अपनी बात रख पाऊँ। तो फिर इसमें लैंग्वेज का होता है। तो सिमेंटिक बैरियर ही लैंग्वेज बैरियर होता है। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल। ये होता है कि कोई कोई लोग को प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग डिसलेक्सिक होते हैं या फिर डेफ होते हैं या फिर वो बोल नहीं सकते। तो फिर ये सब फिजियोलॉजिकल में आता है, मतलब मेरी फिजिकल बॉडी में कोई कमी है तो इस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है।
तो फिर इसमें एक आता है श्रिलनेस ऑफ वॉइस, बहुत लोग की तीखी आवाज़ होती है तो फिर वो चुभती है बहुत लोग को, या समझ ही नहीं आती बातें, या फिर डिसलेक्सिया होता है तो वो लोग सही से बोल नहीं पाते और फिर सामने वाला समझ नहीं पाता। तो ये इतने क्रूशियल नहीं होते क्योंकि मतलब हम इसको ना कंपेंसेट कर सकते ना रिमूव कर सकते, एक हद तक हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये इसको करेक्ट करना उतना इजी नहीं होता है जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा है। फिर हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें आता है हमारा मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर पड़ता है, जैसे कि स्टेज फियर या फिर स्पीच डिसऑर्डर्स, ये सब, या फिर फोबिया है, डिप्रेशन है। तो फिर लोग जो है स्टेज फियर होने के कारण अपने बात बोल नहीं पाते हैं या फिर बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं, स्टैमर करने लगते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी हो रही है मुझे, तो इनकी वजह से जो मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही, तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सारे मैनेज करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इन चीज़ों को हटाने की कोशिश करें तो हमारा कम्युनिकेशन इजीली हो जाता है। फिर आता है हमारा कल्चरल बैरियर। इसमें हम बोल सकते हैं कि बहुत लोग जो जापानीज आते हैं यहाँ पे, सैमसंग कोरिया की है तो कोरियंस आते हैं और जापानीज अपनी कंपनीज के लिए आते हैं, तो उन सब का एक तरीका होता है कि वो करके वो लोगों को ग्रीट करते हैं। लेकिन बहुत लोग, जैसे अगर वो अमेरिका में गए लेकिन उनके यहाँ बो नहीं किया जाता, हैंडशेक किया जाता है, तो उनको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब बो क्यों कर रहा है हमारे सामने। तो ये सब कल्चरल बैरियर्स में आ जाता है। तो मेन क्या है, लैक ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग द डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमें ये कम्युनिकेशन सही रखनी चाहिए ताकि दूसरे को भी हार्म ना हो, उसको बुरा ना लगे और मैं भी अपना कल्चर निभा सकूं। तो फिर ऐसे होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी स्लैंग वर्ड्स भी होते हैं, जैसे सैवेज वर्ड एक स्लैंग है कुछ लोग के लिए, कुछ कम्युनिटीज के लिए, लेकिन कुछ लोग के लिए ये सैवेज एज अ सोशल मीडिया कोटेशन स्लैंग वर्ड यूज होते हैं। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाले कल्चर को हमारी वजह से हार्म ना हो और हम अपने कम्युनिकेशन सही तरीके से कर सकें एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन हो गई लोग के बीच में, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है एम्प्लॉयज़ के बीच में। जैसे बॉस ने बताया अपने असिस्टेंट को, फिर वो नीचे वाले को बता रहा है, तो कभी कभी होता है कि बातें मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं। तो ये हमारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, या फिर लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंसी एम्प्लॉयज़ के बीच में ना हो। कभी कभी कलीग्स के बीच में भी हो जाता है पर्सनल दुश्मनी की वजह से, तो वो अपने कम्युनिकेशन एक दूसरे में वो मिसलीड कर देते हैं। और फिर ये मैंने बताया कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो मैसेज एक दूसरे से पास होते होते डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमारा फिजिकल बैरियर, ये जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, या फिर क्लोज डोर्स हैं, या फिर फॉल्टी इक्विपमेंट है। अगर जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो फिर नॉइज़ की वजह से लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। फिर क्लोज डोर की वजह से मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, फिर से कम्युनिकेशन नहीं होगी। फिर हमारा फॉल्टी इक्विपमेंट, इसमें अगर जैसे मैं मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाला मेरी बात नहीं सुन पा रहा, या फिर सामने वाले के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद नहीं समझ पा रहा। फिर क्लोज केबिन्स भी होते हैं, उनकी वजह से भी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँचेगी। फिर लार्ज ऑफिस में फिजिकल सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर फॉल्टी इक्विपमेंट, इन सब की वजह से वो बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन को। फिर हमारा एक है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, कैन ऑल्सो बी अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ अटेंशन इश्यूज सच एज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टू फ्रीक्वेंटली,
being unable to see another side of a problem or story due to a closed mind or poor attention skills in general. तो इसमें बोला है कि बहुत बार होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और हम अपने कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे, या फिर सामने वाले की प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही और मैं बस अपने पे अड़ी हुई हूँ, लाइक ईगोइस्टिक हूँ मैं और मैं सामने वाले की बात नहीं सुन रही. क्लोज माइंड होता है बहुत लोग का, जो ओपिनियनेटेड होते हैं अपने टॉपिक से कि ये है तो यही है, और या फिर पुअर अटेंशन स्किल्स होती हैं कि मैंने अभी बताया फिर उसकी मेमोरी में वो चीज़ नहीं रही. तो ये सब आता है सोशियो साइकोलॉजिकल में. तो ये लगभग साइकोलॉजिकल बैरियर्स से ही मिलता जुलता है. ये चीज़ें इसमें भी होती हैं, एंजाइटी वगैरह उसमें होती है, और इसमें जैसे लोग ही ज़िद्दी हैं और वो अपनी बात ना रख पाते हैं ना सुन पाते हैं दूसरों की. फिर आता है हमारा इंटरकल्चरल बैरियर्स. इसमें इन बिजनेस क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सक्सेसफुली carrying out business with teams and stakeholders in other areas of the globe. When the communication is effective, everyone benefits from increased bandwidth, institutional knowledge and competitive. तो इसमें जब क्रॉस कल्चर, दो कल्चर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है. इनको अपना बिजनेस अगर सक्सेसफुली करना है तो उसमें कम्युनिकेशन की नीड होती है. मैं अपने पार्टनर से कैसे बात कर रही हूँ, तो फिर इन सब की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हर एक को बेनिफिट मिल सके. जितनी मुझे नॉलेज में उनको बता सकूँ. कंपटीशन भी रहता है लोगों में, तो ये सब एज अ बैरियर भी हो जाता है. और हम इन सबको ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी नॉलेज ऐसे प्रोवाइड करें कि सामने वाले को भी उससे फ़ायदा हो और उसकी एक्सपर्टीज़ में भी वो चीज़ें हों. तो ये सब हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन थे. और इन सबको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमेंटिक वाले में हमें एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आए और मैं बात रख सकूं. दूसरा फिजियोलॉजिकल हम ठीक नहीं कर सकते, कई हद तक ठीक हो सकते हैं लेकिन पूरा ये कंपनसेट और रिमूव नहीं हो सकता. फिर साइकोलॉजिकल में हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए कि हमें एंजाइटी ना हो बोलने में, या फिर स्टेज फियर ना हो, ये सब ना हो ताकि कम्युनिकेशन इजीली हो सके. फिर कल्चरल में दूसरों के कल्चर के बारे में हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए कि अगर बाई चांस मेरे को किसी जापानीज से बात करना है तो मैं उसके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के रखूं ताकि उसको ऑफेंसिव ना हो कोई भी जो मैं कर रही हूँ, या उसके कल्चर का कोई चीज़ मुझे ऑफेंसिव ना लगे. फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड हो भी रही है मुझे या नहीं. और जो लेवल्स होते हैं उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार कंफर्मेशन करनी ज़रूरी होती है हर चीज़ की. फिजिकल बैरियर में हम नॉइज़ के लिए हमें एक आइसोलेटेड जगह पे चले जाना है. दूसरा कि जो क्लोज डोर्स हैं उनको ओपन रखो, मतलब बैरियर को कम से कम हटा दो. फिर फॉल्टी इक्विपमेंट के लिए हमें मतलब नया मोबाइल या फिर जैसे हम ठीक कर सकते हैं, ईयरफोन लगा के कम्युनिकेट कर लो, या फिर क्लोज्ड केबिन्स में उनको ओपन करके रखो ताकि वॉइस मेरी वहाँ तक ऑडिबल हो और वो समझ सके. फिर सोशियो साइकोलॉजिकल में हमें ओपन माइंडेड बनना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोच के रखा है तो यही होना चाहिए. कभी कभी सामने वाले की भी प्रॉब्लम समझो और उस हिसाब से कम्युनिकेशन ईजी करो. इंटरकल्चरल में अपने पार्टनर से अच्छे से बनाकर रखो. नॉलेज जो मुझे है उसको ऐसे प्रोवाइड करो कि दूसरे वाले को भी उससे फ़ायदा हो, जैसा कि मैंने बताया था. तो इन सब से ये बैरियर्स हट जाएंगे तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है. इन सारे बैरियर्स को एलिमिनेट करने के बाद सबसे मेन यहाँ पे जो बैरियर्स हैं वो है पहला सिमेंटिक, फिर है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फिजिकल. ये मेन 6 बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, और ये हमारे एक्स्ट्रा हैं जो अलग से सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया. लेकिन मेन ये 6 ही होते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये 6 भी एक्सप्लेन कर देंगे विद एग्जाम्पल तो सही रहेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखना ताकि
लोगों को जो चेक करने वाला होगा वो समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हो, और ये भी एक टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही है देखा जाए तो एग्जाम्पल देकर बताना हर चीज को तो सही रहेगा। तो मैंने बैरियर बता दिए और उन्हें ओवरकम कैसे करें, और ओवरकम करने के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ये सब मैंने बता दिया है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। यही था हमारा कि ऑफेंड ना हो, कंफ्यूज ना हो, मिसकंस्ट्रक्टेड मैसेज ना हो, रिलेशन ब्रेक हो जाता है वरना पार्टनर, वेंडर, एम्प्लॉय, कस्टमर या फ्रेंड से ही, तो फिर कम्युनिकेशन इनफेक्टिव ना हो, इसका श्योरिटी होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम कहते हैं GDV। GD is an important activity in academic, business and administrative spheres. इसमें सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल इंटरैक्टिव ओरल प्रोसेस होता है। ये ओरल होता है पहली बात कि लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, इस चीज़ पे आपको बोलना है एज अ ग्रुप, तो हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है GD में। Here the exchange of ideas, thoughts, feelings takes place through oral communication. Oral मतलब कि स्पोकन कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। फिर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक्स प्लेस इन सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे। तो एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी स्लैंग यूज कर ले रहे, तो फिर ये ऑफिशियल होता है एक टाइप ऑफ GD। द पार्टिसिपेंट्स सिट फेसिंग ईच अदर ऑलमोस्ट इन अ सेमी सर्कल। तो जो लोग होते हैं वो सेमी सर्कल में बैठे होते हैं और अपने व्यूज बता रहे होते हैं अपने टॉपिक, इशू, प्रॉब्लम पे। तो फिर मेनली क्या होता है कि लोग अपना टॉपिक दे देते हैं, जो हमारे सीनियर्स है वो हमें एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना होता है लोगों से और अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, और ऐसे भी करना होता है कि सामने वाला भी बोले कि सब लोग पार्ट लें, ऐसा मेक श्योर करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी लीडरशिप क्वालिटी कैसे है, ये सब सीनियर्स देखते हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए कि वो इंटरैक्टिव हो, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को सही तरीके से रखो, प्लस नॉलेज होनी ज़रूरी होती है उस टॉपिक के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो फिर करंट अफेयर्स से अच्छे से वाकिफ होना पड़ता है। अब आते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस पे। इट हेल्प्स यू टू ट्रेन योर सेल्फ, डिस्कस एंड आर्ग्यू अबाउट द टॉपिक गिवन। जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस और आर्ग्यू कर सकें। आर्ग्यूमेंट उतने नहीं होने चाहिए GD में, डिस्कशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और सीनियर्स को लगे कि हम कुछ हैं, अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक्सप्रेस करने, व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। सीरियस सब्जेक्ट इन सब फॉर्मल सिचुएशंस के लिए हम कर सकते हैं। GD में ये देखा जाता है। फिर हमारे थिंकिंग कैपेबिलिटी को, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन तीनों को हमारे एनहांस करता है कि हम एक टॉपिक के बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना दूसरों के बारे में सुन रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद बोले जा रहे हैं, सामने वालों के पॉइंट भी हमें समझने पड़ते हैं। फिर हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी देखी जाती है कि हम बोल कैसे रहे, कम्युनिकेशन मतलब स्लैंग वर्ड ये सब यूज़ नहीं कर रहे, फॉर्मली हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है। इट इज एज इफेक्टिव टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया। फिर GD स्किल्स जो होते हैं वो हमारे एकेडमिक सक्सेस के लिए होते हैं। मतलब बहुत बार होता है कि इंटरव्यू वगैरह होते हैं लेकिन GD भी लिया जाता है ताकि हमारी नॉलेज को वो देख सके कि हमारे पास कितनी है, तो हम एकेडमिकली सक्सेस हो सकते हैं, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और हमें जॉब ऑफर अच्छे मिल सकते हैं GD स्किल्स की वजह से। फिर जो पार्टिसिपेंट्स शुड नो हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है बोलने में। हम कभी कभी होता है कि हमें पता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अपने व्यूज़ को सही से रखना हमें सीखना चाहिए। हाउ टू एग्जिबिट लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू मेक द ग्रुप अचीव द गोल्स, तो इसमें हमारे लीडरशिप स्किल्स भी देखे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम
हर एक की सुन रहे हैं, हम हर एक को एक कोऑर्डिनेशन से रख रहे हैं कि वो बोल भी रहा है, मेरी बात सुन भी रहा है। एक हेल्दी डिस्कशन होता है ये, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता जैसे डिबेट में होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है इसमें रूल्स। जीडी का एक टाइम लिमिट होता है जो कि पैनल हमें बता देती है, मतलब जो सीनियर्स की पैनल होती है जो हमें चेक करेगी कि हम कैसे हैं, ये सब हमें बता दिया जाता है पैनल के द्वारा। यहाँ पे हमें जो इंट्रोडक्शन जो दे देते हैं उसके बाद फिर सून आफ्टर द टॉपिक और केस टू बी डिस्कस्ड इन द गिवन टू द ग्रुप मेंबर्स, तो टॉपिक और केस को डिस्कस करना शुरू कर दिया जाता है जैसे टाइम लिमिट दे दी और टॉपिक दे दिया। द पैनल डज नॉट इंटरफेयर ड्यूरिंग द डिस्कशन, इट ओनली ऑब्जर्व्स। जो पैनल होती है वो इंटरफेयर नहीं करती है डिस्कशन में, वो बस ऑब्जर्व करती है कि आप कैसे बात कर रहे हैं हर चीज की। फिर जो पैनल होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ टाइम सोचने के लिए उस टॉपिक पे, या फिर हो सकता है कि वो बोल दे कि इमिडिएटली स्टार्ट कर दो। तो फिर दो टाइप यहाँ पे हमने देख लिए कि या तो सोचने का टाइम मिलेगा या फिर हमें इमिडिएटली स्टार्ट करना पड़ सकता है, तो ये पैनल ही डिसाइड करती है, उस मोमेंट पे ही पता चलेगा। तो हमें पहले से ही हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए, इमिडिएट के लिए होना ही चाहिए, और अगर थिंक ओवर का दे रहे हैं तो तब तो हमारे पास टाइम है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आप एक पेन और पेपर लेकर रख सकते हैं ताकि आप जॉट डाउन कर सको अपनी जो भी नोट्स वगैरह जो भी हैं, आप पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि आप बोल सको जीडी टाइम में, आप अटको ना या फिर भूलो ना। और हर एक का पॉइंट लिख भी सकते हो ताकि आप जब उसको बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ आपने गलत बोली, और इसका भी एक बोलने का ढंग होता है, ऐसा नहीं कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हमें ऐसे बोलना चाहिए कि आपने जो बोला वो शायद सही हो आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो। तो फिर हमें ऐसे बोलना चाहिए प्यार से कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपना पॉइंट सही रख पाएं। फिर ईच कैंडिडेट इज सपोज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ईदर सपोर्टिंग और अगेंस्ट द टॉपिक। सपोर्टिंग भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया। और अगेंस्ट है तो सही से अगेंस्ट में बोलना है, लड़ना नहीं है। फिर जो डिस्कशन कैरी ऑन हो रही है पैनल के द्वारा, कब टर्मिनेशन होगा ये सिग्नल दे दिया जाता है पैनल के द्वारा। इट इज लेफ्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द पैनल टू एक्सटेंड और शॉर्टन द गिवन टाइम। ऐसा नहीं है कि जो हमने टाइम लिमिट दी है उससे ही चला जाएगा, हो सकता है कि पैनल या तो उसको बढ़ा दे या शॉर्ट कर दे। फिर जो ऑब्जेक्टिव होता है सिलेक्शन इन जीडी, ये इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम एज ए टीम कैसे काम कर पा रहे हैं, कि हम लोग की बात सुन पा रहे हैं, रख पा रहे हैं पोलाइटली, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, तो ये सब इसमें आता है। ये इम्पोर्टेंट है कि टीम एज ए टीम हम अपनी बात रख सके और अच्छे से टीम वर्क होना चाहिए। You have to understand other person's point of view while making your point and ensure that your team has a whole reaches a solution or agreement that is both feasible and accepted by all the team members। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो पूरी टीम है वो लास्ट में एक सोल्यूशन पे पहुंचे, एक अग्रीमेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई डिसएग्री अभी भी लास्ट तक कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक में एक अग्रीमेंट होनी चाहिए लास्ट तक कि हमने टॉपिक पे ये हमारा कंक्लूजन था, हम सब इस पे अग्री कर रहे हैं, ताकि पैनल को लगे कि हाँ सब कंसिडरेट हैं एक दूसरे की तरफ और एज ए टीम काम कर रहे हैं। फिर ये फीजिबल और एक्सेप्टेड होना चाहिए बाय ऑल द टीम मेंबर्स, तो पैनल अपने आप समझ जाती है कि टीम वर्क है लोगों में। There are 4 major areas of evaluation in selection ODs। सब्जेक्ट नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, करंट अफेयर इन सब की भी नॉलेज होना ज़रूरी होती है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इसीलिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम लोग को लीड कर सके पॉजिटिव वे में। फिर जो टीम मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, वो होना चाहिए। अब जैसे सब्जेक्ट नॉलेज में हर एक को एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की,
और जिस पे हम बोलने वाले हैं। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू टॉक ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बोलना है, इन सब के बारे में हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। करेंट इवेंट्स, करेंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, बर्निंग सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इकोनॉमिकल टॉपिक्स, साइंटिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज, न्यूज़पेपर में जो की पॉइंट्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो ये सब हमारे मतलब ये सब हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं एज ए एजुकेटेड पर्सन कि हम इन सब चीज़ों से पहले ही वाकिफ हों। तो मेन हमारा ये करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और इकोनॉमिकल टॉपिक्स क्या है हमारी, फिर बैंकिंग से रिलेटेड या एनवायरमेंटल या साइंटिफिक कुछ इन्वेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब चीज़ से हमें पता होना चाहिए। As a member of group, you are expected to contribute substantially to the discussion. तो वो contribution important होती है कि हम अपना point रख सकें। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आइडियाज़ में, ऐसा नहीं कि उसने ये बोला मैं भी वही रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको लगता है वो आपको बोलना चाहिए, अपनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उस टॉपिक के रिलेटेड। हमें अपने नॉलेज होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए हमें, या फिर अप्रोच करना चाहिए एक टॉपिक को, ताकि हमारी सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन हो। तो फिर नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, और इनिशिएटिव खुद से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि बोलो तो हम बोलेंगे ही नहीं, तो इनिशिएटिव होनी ज़रूरी होती है। फिर है हमारा बेस्ट वे टू इक्विप योरसेल्फ इज टू रीड डेली न्यूज़पेपर्स, गुड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स होती हैं, या फिर टीवी पे जो न्यूज़ आ रही है, जैसे कि BBC चैनल होता है, उस पर अच्छी न्यूज़ आती है। इन सब से हमें पता होंगे कि करेंटली चल क्या रहा है। और फिर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी देख सकते हो टेलीविजन में, यही हमारा BBC चैनल होता है जैसे। फिर हमारा इंटरनेट इज़ द ग्रेटेस्ट बून। ऑफ कोर्स इंटरनेट से तो कुछ भी हम जान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे द वर्ल्ड वाइड वेब इज द वास्ट डेटाबेस ऑफ करंट ऑथेंटिक मटेरियल्स दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ मल्टीमीडिया फॉर्म एंड रिएक्ट्स इंस्टेंटली टू यूजर इनपुट। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब कि www, ये एक वास्ट डेटाबेस है जहाँ पे हमें हर चीज़ का मटेरियल मिल जाता है, हर टॉपिक हमें मिल जाता है अलग अलग वेबसाइट पे। तो हम इंस्टेंटली हमें एक चीज़ मिल जाती है, जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो हमें तुरंत मिल जाएगा। द ग्रेटर योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, द मोर एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट यू विल बी इन द डिस्कशन। जितना ज़्यादा मुझे नॉलेज होगा उतना ही मैं एंथुजियास्टिक पैनल वालों को देखूंगी और कॉन्फिडेंट भी उतनी ही लगूंगी। अगर हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज होता है तो हम लिख भी पाते हैं एग्जाम में, वैसे ही हमें बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजाइटी ये सब हो सकती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट मुझे पता है तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं नेल होकर बैठा हूँ। Once you have understood the topic or issue, you should be able to generate idea as well as organize them so that you can present it well. तो जब हमें टॉपिक और इशू अंडरस्टैंड मतलब हम समझ जाएंगे तो फिर हम आइडियाज़ बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, आराम से सबके साथ इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। तो GD में मेन चीज़ें क्या है कि ये लोग के बीच का डिस्कशन होता है, एक टीम होगी सेमी सर्कल में बैठी होगी, अपना आइडियाज़ एक्सचेंज कर रही होगी, और हमें नॉलेज होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में, मतलब जो करंट में चल रही हैं एटलीस्ट उनके बारे में, क्योंकि मेनली वही टॉपिक्स दिए जाते हैं। यहाँ पे नॉलेज तो चेक की ही जाती है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हो या नहीं, कहीं आप में एरोगेंस तो नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे अंदर एक पोलाइटनेस होनी चाहिए ताकि एक GD सक्सेसफुल हो सके। फिर इसमें हमने देखा था कि हर एक जो कैंडिडेट है उसका अपना ओपिनियन होगा, वो सपोर्टिंग भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। टाइम जो है वो हो सकता है कि वो बता दे कि टाइम लिमिट कितनी है, वो हो सकता है शॉर्ट भी कर दे उस टाइम को या फिर बढ़ा भी दें। तो सब चीज़ पैनल पे डिपेंड करती है, तो हमें अपना बेस्ट से बेस्ट
करना चाहिए। फिर हमें जो टीम प्लेइंग स्किल्स है मैंने बता दिया, ये होनी चाहिए। और दूसरा कि पेन पेपर लेकर अगर अलाउड है तो बैठ सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना। जो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हमें खुद होना पड़ेगा पहले, ताकि हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरों से कि वो हमें अंडरस्टैंड करें जब हम दूसरों को अंडरस्टैंड खुद कर रहे हों। तो फिर ये सब इम्पोर्टेंट होता है जीडी में। ये सब हमने मेन चीज़ें पढ़ ली। इंटरनेट वगैरह ये सब हमारे पास सोर्सेस है जहाँ से हम करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। तो ये था हमारा जीडी। जीडी हमारा सुनने में एकदम सेंसिबल टाइप लग रहा है, लेकिन जो डिबेट होता है ये भी सेंसिबल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाले को हमें प्लीज करना जरूरी है। जरूरी तो जीडी में भी नहीं होता, उसमें आराम से बोलना होता है कि मैं इससे मतलब सहमत नहीं हूँ और मैं अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन जो डिबेट होता है इसमें दो चीजें होती है, एक होती है फॉर और एक होती है अगेंस्ट। तो फिर एक जो टॉपिक होगा या तो मैं फॉर में बोल रही होंगी या फिर मैं अगेंस्ट में बोल रही होंगी। डिबेट इज अ कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ये कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉम्पिटिटिव है। बल्कि जो जीडी होता है वो एक कोऑपरेटिव होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रुप में। तो फिर ये कॉम्पिटिटिव है और ये कोऑपरेटिव है, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए डिफरेंस में। फिर इन अ डिबेट अ स्पीकर कैन स्पीक ईदर फॉर द टॉपिक, जैसे मैंने बताया फॉर द टॉपिक होना चाहिए, या फिर अगेंस्ट द टॉपिक बोलते हैं, या और जीडी जो है उसमें दोनों एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ से बाइंडेड रहें कि मैं फॉर ही बोल रही हूँ, इसमें हम अगेंस्ट पे भी बोल सकते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है करंटली, तो ये सब बोलना सही होता है जीडी में। लेकिन इसमें हमें अपने टॉपिक से हटना नहीं होता डिबेट में। फिर जो फाइनल डिसीजन और रिजल्ट होता है डिबेट का वो वोटिंग पे डिपेंड करता है, और जीडी में ग्रुप अपने आप ही एक कंक्लूजन पे पहुंचती है, जैसा मैंने बताया था। तो इसमें वोटिंग पे डिपेंड होता है और यहाँ पे कंक्लूजन होता है लास्ट में। बाकी जो पैनल हमें ऑब्जर्व कर रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कंक्लूजन लास्ट में होना चाहिए एक टॉपिक के बारे में। तो फिर हमने क्या देखे मेन की पॉइंट्स। पहली बात की जो डिबेट है हमारा वो कॉम्पिटिटिव है नेचर में, और जो ग्रुप डिस्कशन है वो कोऑपरेटिव है। फिर जो डिबेट है इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो फॉर में बोला जाएगा या अगेंस्ट में, और जीडी में हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। फिर जो डिबेट है इसमें फाइनल डिसीजन या रिजल्ट हमारी वोटिंग पे डिपेंड होता है, और जीडी में एक लास्ट में कंक्लूजन होता है उस टॉपिक के रिलेटेड। तो इसमें भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो फिर ये भी सही से पढ़ लीजिएगा। फिर है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या फिर 7 C's क्या है कम्युनिकेशन के, डायरेक्टली भी पूछ दिया जाता है। तो अगर बाई चांस एट्रीब्यूट पूछे तो लिखकर कम्युनिकेशन ही 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही आना है। पहला होता है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि जो हम मैसेज दे रहे हैं वो कंप्लीट हो, हर चीज़ उसमें फैक्ट्स हो, फैक्ट्स ग्राफ, किसी भी वे में हम अपने आइडियाज़ को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकें, और जो रीडर और लिसनर है दोनों का ही रिएक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो कम्युनिकेशन सेंडर्स एंड रिसीवर्स differ influenced by background, viewpoint, needs, experience, attitude, status and emotions। तो जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर्स हैं ये सब बैकग्राउंड पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अपना एक्सपीरियंस खुद का होता है हर एक का, या फिर किसी के इमोशंस अलग अलग होते हैं। तो फिर ये सब एक बैरियर हो सकता है, इसलिए ये सब देख लेना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना, ताकि कंप्लीटनेस रहे हमारे कम्युनिकेशन में। फिर जो हमारा डिफरेंसेस होंगे लोगों के बीच में वो भी मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हर एक के पास होनी चाहिए। रिसीवर क्या मतलब रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, रेलेवेंट
चीजें ही बोलनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी होती हैं। इसको अगर हमें देखना हो कि कौन सी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, तो इनके लिए हमारे पास 5 W's और एक H होते हैं, जो कि है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। तो कोई भी चीज से क्वेश्चन रह ना पाए उस टॉपिक के रिलेटेड, तो एक कंप्लीटनेस हो, और ये देखने के लिए हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए ये सब कि सामने वाले को दिक्कत ना आए बाद में। सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको आंसर कर दो, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आप दे सकते हो। तो फिर इससे हमारे कंप्लीटनेस हो जाती है कम्युनिकेशन में। तो हमने देखा कि जो सेंडर और रिसीवर है दोनों का अपना अपना इमोशन ये सब है, और सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ बोलने वाले का काम नहीं होता, सुनने वाले का भी काम होता है। और रिएक्शन कैसे भी दे सकते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलते हैं, या फिर हमें खुद ही बता दे कि हम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, या फिर अपना एक्स्ट्रा इनपुट दे सकते हैं। फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहिए, और हमें अपने आप को देख लेना चाहिए कि चेक कर सकते हैं हम कि हमने हर चीज़ बता दी या नहीं। जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं। जो सारे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं उनका भी आंसर हमें देना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें बतानी होती है। तो ये था हमारा पहला कंप्लीटनेस, कि कंप्लीटनेस हो कम्युनिकेशन में, ताकि सामने वाले को समझ आए और मैं बात रख सकूं। दूसरा आता है हमारा क्लैरिटी, कि जो मैं बोल रही हूँ वो सामने वाले को क्लियरली समझ आ रहा है या नहीं। पहले कंप्लीटनेस क्या था कि हमें हर चीज़ बतानी है कि कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन क्लैरिटी क्या है कि मैंने हर चीज़ बता तो दी लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आई। तो क्लैरिटी होना ज़रूरी होती है, ताकि रीडर के हेड में एक्यूरेटली हर चीज़ बैठ जाए। फिर द मैसेज शुड बी पुट इन सिंपल टर्म्स टू इंश्योर क्लैरिटी। ऐसा नहीं किया कि हम हाई फाई टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बोलो कि सामने वाले को समझ आए, क्योंकि सिर्फ काम ये नहीं होता कि हम बताएं, सिर्फ सामने वाले को समझ भी आना चाहिए, तभी एक कम्युनिकेशन सही होती है। वर्ड्स मस्ट मीन द सेम टू द रिसीवर एज दे डू टू सेंडर। ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्ड बोल रही हूँ तो सामने वाले के लिए वो वर्ड का मीनिंग ही डिफरेंट है। तो फिर हमें, क्योंकि बहुत वर्ड्स होते हैं जो ऑफन कंफ्यूज होते हैं, तो ये हमारा होना चाहिए कि सामने वाले के लिए वर्ड का मीनिंग सेम है जो मैं समझ रही हूँ। फिर फोर्थ, जो कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं वो अलग अलग थीम्स में, स्लोगन्स में होते हैं, तो फिर इससे हम क्लैरिटी और अच्छे से बता सकते हैं। क्लैरिटी बताने के लिए हम ग्राफ, नोट्स, पॉइंट्स, स्लोगन्स, इन सब की हेल्प से क्लियरली और बता सकते हैं लोगों को। तो हम, क्योंकि लोग को विजुअली ज़्यादा अच्छे से समझ आता है सुनने के बजाय सिर्फ। फिर हमारा आता है थर्ड, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब कि फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल में हम हर चीज़ को बता दें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बोलती जा रही हूँ और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, और मैं कम से कम वर्ड में अगर वही चीज़ बता दूँ और सामने वाले को समझ आ जाए, तो उससे बड़ी और कुछ नहीं होता है। तो कंसाइजनेस मतलब कि एक लिमिट में बोलो, और ऐसे बोलो कि आप सारे पॉइंट कवर भी कर लो। फिर एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन, कोई फालतू मतलब एक्सप्रेशन ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट बता दो सामने वाले को। फिर रेलेवेंट मटेरियल को इंक्लूड करना, दैट इज स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज। जो हमारा मैसेज है उसी पे हमें स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं उधर उधर की बातें करने लग गई, सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही बोलनी है ताकि कंसाइजनेस बनी रहे। फिर है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन बिकॉज इट लीड्स टू डलनेस। तो हमें अननेसेसरी रिपीटेशन अवॉइड करनी चाहिए ताकि लोग बोर ना हो जाए मेरे जो बातें मैं बोल रही हूँ। तो फिर हमें, ये था हमारा कंसाइजनेस। अब आता है हमारा करेक्टनेस। तो हमने 3 C's पढ़ लिया, अब हमारा 4th C है करेक्टनेस। एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। करेक्टनेस मतलब कि प्रॉपर ग्रामर हम बोल रहे हैं
पंक्चुएशन सही जगह लगा रहे हैं, हर जगह परफेक्ट पॉज दे रहे हैं और स्पेलिंग सही हो। स्पेलिंग तो हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। However, a message may be perfect grammatically and mechanically, but still insult or lose a customer. कभी कभी होता है कि हम परफेक्टली बोल रहे हैं, ग्रामर भी हमारी सही है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन भी सही है, लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर रहा है, उसको ऐसे इंसल्ट लग रहा है, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो हमें एकदम करेक्टली बोलना है ताकि सामने वाले को हार्म ना हो। The term correctness as applied to business messages also means following the 3 characteristics. That is, use the right level of the language, check accuracy of figure fact, इन सब की accuracy हमें पता होनी चाहिए, और acceptable witting mechanics. तो फिर मतलब हमें right level of वो होने चाहिए हमारे language ताकि सामने वाले को समझ आ सके, accuracy होनी चाहिए, और accuracy को हम बढ़ा सकते हैं with the help of facts and figures, और राइटिंग में भी हमारी जो ग्रामर वगैरह है ये सब एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। फिर जो ट्रांसमिशन ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द सुपीरियर्स विल लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर हम इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं अपने सुपीरियर्स को तो फिर डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। फिर है हमारा कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस में हमारा क्या आता है? इट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। कंक्रीट मतलब क्या होता है कि हम कंक्रीट मतलब ठोस होता है हिंदी में, तो हम ऐसे बोले कंक्रीटली कि एक स्पेसिफिक और डेफिनेट हो, और ऐसा ना हो कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। इसको कुछ वजूद होना चाहिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ हिंदी में, तो जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब होना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ उसका। तो वेग और जनरल ऐसे में हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये होता है कंक्रीटनेस। ऑफन इट मीन्स यूजिंग डिनोटिव, जैसे कि डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, ऑफन डिक्शनरी बेस्ड। हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जो डिक्शनरी में अवेलेबल हो, ऐसे नहीं स्लैंग वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सही चीज़ें बोलनी है हमें, रादर देन कोई भी फालतू की चीज़ें हम बोलें। फिर आता है हमारा कंसिडरेशन। इट मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन योर माइंड। कि हम जो कंसिडरेशन होनी चाहिए हमारे, जो हम मैसेज बोल रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसमें मेन होता है यहाँ पे रिसीव का। जो मैं सामने वाला बोल रहा है उसको मैं कंसिडरेबली ले रही हूँ या नहीं। You are considerate when you do not lose temper, you do not accuse, you do not charge them without facts. तो हम अपने कंसिडरेशन कैसे दिखा सकते हैं कि हम अपना गुस्सा ना दिखाएं जो उस चीज़ पे बोल रहे हैं, या फिर हम उसको एक्यूज ना करें उस चीज़ों पे कि तुम गलत बोल रहे हो या जो भी है। यहाँ पे हमें ज़बान नहीं लड़ानी होती है, और हमें मतलब फैक्ट्स, बिना फैक्ट्स के हम ज़बान लड़ा सकते भी नहीं है। एक ढंग होता है बोलने का, वो चीज़ होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब हम कंसिडरेबली सामने वाले की बात सुने। द सेंडर शुड अडॉप्ट ह्यूमन अप्रोच एंड अंडरस्टैंड सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ द रिसीवर। तो अभी तक हमने रिसीवर की बात की थी, अब सेंडर का भी एक तरीका होना चाहिए बोलने का, ताकि सामने वाले की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो, इमोशंस हर्ट ना हो, और वो हमारे भी इमोशन समझ सके रिसीवर। जो सोशियो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है रिसीवर का, ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि सामने वाला ओपन माइंडेड है या नहीं, क्लोज माइंडेड है, जैसे मैंने बताया था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि एक कंसिडरेबल कम्युनिकेशन हो सके। फिर लास्ट सी है हमारा कर्टेसी। It involves being aware not only of the perspective of others but also their feelings. तो courtesy मतलब कि जो हम वो चीज़ें बोल रहा है वो तो ठीक है, मुझे समझ आ रही है, लेकिन उनके फीलिंग्स भी समझनी चाहिए हमें। हो सकता है कि जो सामने वाला बोल रहा है हमें गलत लगे, लेकिन उनकी फीलिंग्स, वो बोल क्यों रहे हैं ऐसा, ये सब हमें
देखना पड़ेगा ताकि एक सही कम्युनिकेशन रहे। नोइंग योर ऑडियंस अलाउज यू टू यूज स्टेटमेंट ऑफ कर्टेसी। अगर हम ऑडियंस को जानते हैं, अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और एक जगह मैं एक अननोन से बात कर रही हूँ, तो जो दोस्त बोल रहा है मुझे पता है कि वो कैसा है। हो सकता है कि वो कुछ भी बोलने वाला हो, या फिर हो सकता है वो पर्सन ऑफ लेस वर्ड्स हो। तो इसका मुझे आइडिया होगा, तो फिर कम्युनिकेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभी होता है जो अननोन है, हम जानते नहीं है और वो थोड़े क्लोज माइंडेड होते हैं, तो हमें ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक टाइप ऑफ कर्टेसी में आ जाता है। फिर बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। तो थॉटफुल रहो, जो सामने वाला बोल रहा है उसके बारे में मतलब ओपन माइंडेड रहो, अप्रिशिएट करो कि वो जो बोल रहा है, और सही तरीके से रिएक्शन दो। यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट। ऐसे एक्सप्रेशन जो मतलब हम अपना अगर फीडबैक दे रहे हैं तो ऐसे दें कि ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऑफेंड कर दूं या एक्यूज करने लगूं। उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरी बात सुनी है और वो कंसिडर कर रहा है। तो ये एक बेसिक कर्टेसी होती है। चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन। ऐसा ना हो कि उसके कल्चर में कुछ और मैं मतलब ऐसा बोल दूं कि उसको लगे कि मैं स्टीरियोटाइपिंग कर रही हूँ या डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ उसको किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रेस हो कुछ भी हो। तो हमारी ये थी हमारी 7 C's। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये 7 C's होनी ज़रूरी होती हैं, और इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं जैसे मैंने बताया था। और ये हमारी हो गई सारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's, जो कि हमने देखा। पहला था कंप्लीटनेस, फिर था हमारा क्लैरिटी, फिर हमारा कंसाइजनेस, फिर हमारा करेक्टनेस, फिर हमने पढ़ा कंक्रीटनेस, फिर कंसिडरेशन, फिर हमारा था लास्ट कर्टेसी। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं, तो मोस्टली आते हैं, तो फिर सही से पढ़कर जाना इस टॉपिक को। अब है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे तो हम नाम से समझ पा रहे हैं, वर्बल मतलब कि हम जो स्पीक कर रहे हैं, स्पोकन कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कि हम बिना बोले कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने एक्सप्रेशन से करते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Verbal communication. Verbal communication is a type of communication where we use spoken and written words to get our message information across the other person. तो इसमें हम spoken या फिर written words का यूज करके communication करते हैं। तो verbal communication 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, spoken और written, जो हम फर्दर देखेंगे। तो इससे हम अपना मैसेज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। In other words, whenever we use our words to express ourselves, our feelings and our thoughts, we are verbally communicating. तो जब भी हम अपने thoughts इन सबको feelings को बता रहे हैं तो हम ये verbally communicate कर रहे हैं। Yes, even when we are writing to someone, it is considered verbal communication. ऐसा नहीं कि verbal में सिर्फ बोलने का होता है, oral सिर्फ नहीं होता, सिर्फ उसके साथ writing भी हो सकती है। कि जैसे जैसे मान लो जैसे टीचर लेक्चर दे रही है और मैं साइड बाय साइड नोट्स बना रही हूँ, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है कि वो जैसे जैसा बोल रही हूँ मैं एज इट इज लिख रही हूँ। तो ये एक टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। वी यूज कम्युनिकेशन फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग टू द मोमेंट वी क्लोज आवर आईज एट नाइट। तो कम्युनिकेशन तो हम सोने से जागने से सोने तक हर टाइम कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। और जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स, और ये नेचुरल है कि हमारे कम्युनिकेशन मेथड्स हो और अलग अलग टाइप के, और धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को एंजाइटी, स्टेज फियर वगैरह हो सकता है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन में बहुत बार हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सके। तो फिर मतलब कि हर एक नहीं रोक रही, लेकिन भाई बीच बीच में क्या हो रहा है ये?
बोल दिया कि तो पानी वानी पीना 5 मिनट का वेट कैसे करते हैं, बीच में रुक लिया थोड़ी देर टाइम तो म्यूट हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद तीन छोटे छोटे Next point is, now instead of grunting noises to alert those present of danger, we use language to shape our thoughts in a way that our co-communicator will understand. तो इंस्टेंट ऑफ मतलब हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, फालतू की नॉइज निकाल रहे हैं, इससे अच्छा हम अपने थॉट्स को ऐसे शेप करें और ऐसे रखें ताकि जो सामने वाला है वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हम अब पढ़ने वाले वर्बल के दो टाइप, जो कि है रिटन और ओरल। पहला है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, जो कि बोलने वाला होता है। ठीक है, स्पोकन वर्ड से हम बोल रहे हैं। तो oral communication is the process of conveying or receiving messages with the use of spoken words. This mode of communication is highly used across the world because of the rapid transmission of information and prompt reply. तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम कन्वे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस को विद द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई बोलकर ही कम्युनिकेट करता है। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन या तो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है दो लोगों के बीच में, जैसे कि मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर लेक्चर्स हो सकते हैं, या फिर मीटिंग, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, ये सब आते हैं हमारे डायरेक्ट कन्वर्सेशन में। तो ये जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है मेनली इसमें क्या चीज़ है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब ये कैसे भी हो सकती है, लेक्चर के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, क्योंकि देखो लेक्चर्स में क्या होता है कि एक इंसान बोल रहा है और 100 इंसान सुन रहे हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन क्या है, वो 100 के 100 डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सब में डिफरेंस है। तो ये अलग अलग टाइप हो गए डायरेक्ट कन्वर्सेशन के। वैसे इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन ये है बेसिकली कि कन्वे और रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस को। The form of communication in which a medium is used for interchange of information like telephonic conversation, video call, voice call, etc. ये सब आते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट ये कैसे हो गया कि हम सामने फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बात फेस टू फेस ही हो रही है एक तरीके से, जैसे कि वीडियो कॉल। ठीक है, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं एक मीडियम के थ्रू जो कि फेस टू फेस नहीं है। तो ये टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, किसी के भी थ्रू हो सकता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट द पार्टीज टू कम्युनिकेशन, दैट इज सेंडर और रिसीवर, कैन नोटिस नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस, पिच, टोन, सब हमें पता चल जाती है। तो मतलब इसने बोला कि जो बेस्ट थिंग है इस कम्युनिकेशन की वो है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो अच्छे से समझ सकता है एक दूसरे की बात, क्योंकि सामने वाले के एक्सप्रेशन भी मुझे उस टाइम पे दिख रहे होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत चीज़ें बताती है मुझे कि वो सुन भी रहा है या नहीं, या कुछ भी, या फिर उसकी जो वॉइस है, टोन से भी लोग ज़्यादा समझ पाते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि टेक्स्ट मैसेजेस पे हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने प्यार से लिखी भी होगी सामने वाले को गुस्से में लग जाएगी, लेकिन इसमें ये सब नहीं होता। तो ये हमारे क्या हो गए एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि ओरल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है ओवर रिटन कम्युनिकेशन। तो यही सब है कि हम उसकी नॉन वर्बल चीज़ें देख पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, इन सब की वजह से हम जज कर पा रहे हैं और इस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। द कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज इससे इफेक्टिव बन जाएगी। However, this mode is backed with some limitation like the words once spoken can never be taken back. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका ये ड्रॉबैक है कि जो हम बोलते हैं उन शब्दों को हम वापस ले नहीं सकते। एक पल के लिए तो मान लो हम इंस्टाग्राम डीएम पे बात कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला था, बाद में मैंने जाके अनसेंड कर दिया, तो फिर इतना कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ बोली तो फिर मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले पाऊंगी।
तो फिर ओरल कम्युनिकेशन का ये ड्रॉबैक हो जाता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ही पॉइंट में है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में यही सब टेक्स्ट मैसेजेस, लेटर वगैरह सब आ जाते हैं, न्यूज़पेपर, ये सब। द कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन रिटन या फिर प्रिंटेड, रिटन या प्रिंटेड दोनों में हो सकते हैं, इसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सबसे रिलायबल मोड है और सबसे प्रेफर्ड होता है बिजनेस वर्ल्ड पे, क्योंकि ये एक फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड मैनर है कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये ऑफिशियली एक जगह रहेगा भी, तो फिर ऐसा नहीं है कि बाद में जाके मैं कुछ कर दूं, चेंज कर लो अपने वर्ड्स, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार हो गया तो हो गया। यही चीज हमने अभी ओरल में देखी थी। इसमें मेरे पास बस एक सबूत रहेगा, उसमें सबूत नहीं रहेगा, मैं तो अपने बात से पलट भी सकती हूँ उसमें, लेकिन इसमें एक प्रूफ रह जाता है। The various channels of written communication are letter, email, journals, magazines, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, ये सब हमारे आ जाते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। अब इसमें हमें फिर से एडवांटेज बताया रिटन कम्युनिकेशन का। पहला है कि रेफरिंग मैसेज इन द फ्यूचर विल बी इजी, कि मैसेज रह जाएंगे तो फ्यूचर में हम बाद में देख सकते हैं इजीली। फिर बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज वन कैन रिवाइज और रीराइट इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे हमने मैसेज दे दिया, उसको हम रिवाइज रीराइट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं, है ना। जैसे कि टीचर हमें लेक्चर दे रही है, तो हो सकता है बहुत चीज़ें हम भूल जाए, लेकिन अगर हम साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हैं तो हम बाद में उसी को रेफर कर सकते हैं और हमें वही चीज़ें याद आ जाएंगी जो मैम ने बोली थी। तो फिर रिटन इसके लिए बहुत एडवांटेज है ये रिटन का। फिर द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज आर वेरी लेस बिकॉज द वर्ड्स आर केयरफुली चोजन। जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है मैसेजेस की वो बहुत कम होगी, क्योंकि वर्ड्स हम चूज करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह में जो आया मैं बोल दिया, ये तो ओरली हो जाएगा। तो फिर रिटन में मैं सोच समझ के अपने वर्ड्स चूज करके बोल सकती हूँ। इसमें कम्युनिकेशन प्लान्ड होती है, पहले से ही मुझे पता होगा मुझे क्या बोलना है, उसी को मैं मैसेज कर रही हूँ या एज अ लेटर लिख रही हूँ। लीगल एविडेंस इज अवेलेबल ड्यू टू सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे इम्पोर्टेंट कि लीगल एविडेंस रह जाता है, तो मैं लीगली कोर्ट्स में इन सब में यूज कर सकती हूँ। लेकिन जो मुझे बोला होगा, मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकती कि इसने मुझे ऐसा बोला था, लेकिन मैं शो कर सकती हूँ कि इसने ऐसा मुझे लिख के दिया था, आप मतलब रेफर कर लीजिए। तो फिर ये लीगली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिटन वाला। But as we all know that written everything has two aspects. Same is the case with written communication, as the communication is a time consuming one. तो हर एक के दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ही होते हैं। अभी मैंने प्रोज बताया, अब इसका कॉन क्या हो गया कि ये कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो कंज्यूमिंग होगा तो टाइम वेस्टेज होगा। मोर ओवर जो सेंडर है वो हमें जो सेंडर है वो कभी नहीं जान पाएगा कि रिसीवर ने वो मैसेज रीड करे या नहीं, जब तक कि वो फीडबैक ना दे। जो सेंडर है उसको वेट करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स कब तक आए रिसीवर से, और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी होता है इसमें, इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। तो बहुत ज़्यादा मतलब बल्कनेस होती है। तो जो सेंडर है उसको वेट करना पड़ेगा रिसीवर की वजह से, प्लस मेरे को सोच समझ के लिखना है, तो इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। फिर इसमें मैंने एक डिफरेंस दे दिया है टैबुलर फॉर्म का। पहला है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इजीली फिक्स्ड, इसमें इजीली फिक्स्ड नहीं किया जाता, और इसमें इजीली फिक्स किया जा सकता है। इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है सामने वाला, लेकिन इसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। इसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ है। इट कैन रीच लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस, ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस तक जा सकता है, और ये वाइड एक्सेस हो सकता है। फिर इट इज लेस कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें ज़्यादा टाइम एंड मनी का कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि
जैसे मैंने बताया था इसके ड्रॉबैक में। और हो सकता है कि मोबाइल ये सब तो एक्सपेंसिव होते ही हैं, तो फेस टू फेस से तो एक्सपेंसिव हुआ ही रिटर्न। फिर इट डज नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, इट हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट। जो हमने बोला बहुत लोग सुन के अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो हमने लिखा है वो एज डॉक्यूमेंट रह जाएगा सामने वाले के पास, तो इम्पैक्ट रह जाएगा। इट इज़ सूटेबल फॉर सेंडिंग शॉर्ट मैसेजेस, और इसमें हम लेंदी मैसेजेस दे सकते हैं। तो हर चीज़ को टाइम टू टाइम हम कर सकते हैं। दिखता नहीं है क्या तेरे में? अभी तो It helps the sender to receive immediate feedback to the message. सेंडर को तुरंत ही फीडबैक मिल जाएगा सामने वाले से, इसमें जल्दी नहीं मिलता, टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। इट एड्स पर्सनल टच टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक ऐसा हो जाता है कि फेस टू फेस बात हो रही है तो एक अंडरस्टैंडिंग ये सब बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कोई पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये था हमारे डिफरेंस। तो ये था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे ज़्यादा बेटर है ये देखा हमने। इसके दो टाइप देखे मेन, ओरल और रिटन, और इन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ लिए। अब आते हैं हम हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये चीज़ एक होती है जो हम बहुत लोग बोलते हैं कि एक्शन से ज़्यादा वर्ड से ज़्यादा एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के, और जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन एक्सप्रेस दैट वर्ड्स कैन नॉट। जो कभी कभी हम वर्ड्स में चीज़ें बता नहीं पाते सामने वाले को, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स बता देते हैं। वी डू नॉट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स अलोन। हम जब फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब ओरल कम्युनिकेशन में, हम सिर्फ वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, इसमें हमारा नॉन वर्बल एस्पेक्ट भी आ जाता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया हमारा, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये सब। A pat on the back or a word of praise can motivate workers to do things that oral or written instructions cannot. मतलब कि अगर अप्रिसिएशन मिल जाता है सामने वाले को, चाहे वो मतलब पैट ऑन द बैक से हो या फिर प्रेस कर दिया जाए उन्हें, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता दे कि वो खुश हैं उनके काम से, तो फिर ये मोटिवेट करता है एक वर्कर को। इनफैक्ट जो बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर्स, वॉइस टोन्स ये सब है, ये सब हमारे 93% है कम्युनिकेशन के। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, इसमें मेजरली नॉन वर्बल का ही काम होता है। मोस्ट परसेंटेज है नॉन वर्बल का, वॉइस टोन, जेस्चर, मूवमेंट, ये सब आ जाता है इसमें। और सिर्फ 7% जो है वो कम्युनिकेशन वर्ड से होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 93% जो है हमारा 93% हमारा बॉडी लैंग्वेज बताता है, नॉन वर्बल एस्पेक्ट बताता है, और जो हमारा 7% है वो सिर्फ वर्ड से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का यूज नहीं होता, और इन्हें हम बॉडी मूवमेंट्स और ऑडियो विजुअल सिग्नल्स के थ्रू बता सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो हमारा सेंडर रिसीवर जो भी होगा हमारा, उसका इमोशनल स्टेट या मेंटल स्टेट हमें बता सकता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशंस। मतलब उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सबसे हमें पता चल जाएगा, और इससे हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। इट इज़ अ लेस डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो जेस्चर्स और एक्सप्रेशन होते हैं ये अपने आप ही आते हैं और इफेक्टिवनेस बढ़ा देती है कम्युनिकेशन की। अब आते हैं नॉन वर्बल के टाइप। नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मेनली इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का में आता है बॉडी मूवमेंट। काइनेसिक्स से याद रखना, बॉडी मूवमेंट होता है। बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं नॉन वर्बल में, वो सब आता है काइनेसिक्स में। मतलब कि जैसे जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये सब हमारे मतलब बॉडी पार्ट्स कैसे वेव कर रहे हैं, फेस कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ये सब हमारा आ जाता है काइनेसिक्स में।
फिर आता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक, जिसमें हमारी आती है वॉइस, जिसमें आता है हमारा पिच, टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, मैं कहाँ क्या स्टॉप सही जगह कर रही हूँ या नहीं, ये सब आ जाता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक में। तो इसमें वॉल्यूम, इंटोनेशन, ये सब आ जाता है हमारा वॉइस से रिलेटेड चीजें। ये था हमारे बॉडी से रिलेटेड और ये हमारे वॉइस से रिलेटेड। फिर है क्रोनेमिक्स, जो कि आता है टाइम इम्पॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी हमें बताती है कि हम कितना वेट कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर पेशेंस है, इंटरेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, ये सब तो जो टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं। स्पीड ऑफ स्पीच हो गया, डेली एजेंडाज, लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट हो रही है, सब टाइम इफेक्ट कर देता है ना। तो स्पीड ऑफ स्पीच हमारी कैसी है, हम कहाँ पॉज ले रहे हैं, कितना लोग सुनने की क्षमता रखते हैं, है ना, कि कितना वो विलिंग है हमारी बातें सुनने के लिए। तो ये सब चीजें आ जाती है हमारी क्रोनेमिक्स में। तो क्रोनेमिक्स इज एसोसिएटेड विद टाइम। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, जो कि नाम से पता चल रहा है प्रॉक्सिमिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि डिस्टेंस कितना है हमारे बीच में और जिनसे हम बोल रहे हैं उनके बीच में। तो ये मतलब इंटीमेसी को दिखाता है कि हर एक का एक वो होता है स्पेस। जैसे कि पहले आएगा हमारा पर्सनल स्पेस, जिसमें हमारी फैमिली वगैरह आ जाती है, फ्रेंड्स वगैरह। फिर हम आते हैं यहाँ पे हमारा जो कलीग्स के साथ होगा, जिनसे मतलब उतनी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इतना स्पेस होना चाहिए लोग के बीच में। ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर आता है हमारे अननोन से, जिनसे उतना हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो डिलीवरिंग ऑफ स्पीच और अ लेक्चर और शेयरिंग एन इंटीमेट मोमेंट। The amount of space we leave between other person and ourselves can signal our level of trust or relationship with that person. तो कितना हमारे बीच में स्पेस है बात करते समय, इससे हमें पता चलता है कि हम सामने वाले पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और दूसरा हमारा रिलेशनशिप कैसा है उनसे। जैसे मैंने बताया पर्सनल में हमारा फैमिली और आ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक अननोन से वैसे नहीं बात कर सकती जैसे मैं इन लोग से करूंगी। अपनी पर्सनल लाइफ में एक अननोन को नहीं बता सकती। तो ये आ जाता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स में। तो हमने देखा कि जो काइनेसिक्स है वो रिलेटेड है बॉडी मूवमेंट से। फिर आता है पैरालिंग्विस्टिक, जो हमारे वॉइस से एसोसिएटेड है। फिर आता है हमारा क्रोनेमिक्स, जो कि टाइम से एसोसिएटेड है। फिर प्रॉक्सिमिक्स प्रॉक्सिमिटी से एसोसिएटेड है कि कितना हमारे बीच में स्पेस हो। तो ये थे हमारे नॉन वर्बल के टाइप। तो हमने ब्रॉडली क्या देखा, पहले हमने पढ़ा वर्बल दो टाइप के हैं, एक है ओरल और एक है रिटन। फिर दूसरा आया हमारा नॉन वर्बल में मैंने 4 चीजें पढ़ी। पहला था काइनेसिक्स, फिर था प्रॉक्सिमिक्स, फिर था हमारा क्रोनेमिक्स और एक था हमारा पैरालिंग्विस्टिक। तो अगर बाय चांस डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में तो हम बता सकते हैं कि वर्बल में हम स्पोकन वर्ड से करते हैं और मतलब और ये चीज़ भी कि वर्बल का उतना नहीं होता है, कितना होता है 7% ही हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बली और बाकी 93% हम नॉन वर्बल तरीके से करते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर हम अलग अलग डिफरेंस बता देंगे, इसके 2 टाइप होते हैं ओरल और रिटन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर इसके 4 टाइप बता देंगे, इनको एक्सप्लेन कर देंगे किस चीज़ से एसोसिएटेड है, जिससे हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो हमने कर लिया वर्बल और नॉन वर्बल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब हम बता सकते हैं अब इनके। अब आती है हमारी बारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने देखा है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है और एक होता है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, है ना। तो इंटर स्कूल में क्या होता था कि हम दूसरे स्कूल में जाके कॉम्पीट कर रहे हैं दूसरे स्कूल के बच्चों से। लेकिन इंट्रा स्कूल क्या होता था जिसमें हम
सेम ही स्कूल के बच्चे अलग अलग सेक्शन के कॉम्पीट कर रहे हैं, तो मतलब इंटरपर्सनल हो गया कि हम कैसे हम दूसरों से कर रहे हैं कम्युनिकेट, और इंट्रापर्सनल हो गया कि हम खुद से सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हैं। तो पहला था हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो कि है सेल्फ टॉक। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल। मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करूंगी वैसे ही लोग भी हमें ट्रीट करते हैं, ये चीज तो सुनी ही होगी, तो फिर ये इंपॉर्टेंस रखती है इंट्रापर्सनल भी। इट इन्वॉल्व्स इंटरनल डायलॉग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस। तो मतलब मैं अपने आप से कैसे बात कर रही हूँ, अपने आप के बारे में क्या सोचती हूँ, और अपने आप को कैसे मैं एनालाइज करती हूँ, ये सब आता है इंट्रापर्सनल में। इसमें हमारे थॉट्स, बिलीफ, इमोशन, परसेप्शन, ये सब आ जाते हैं, हम अपने आप से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद की ही सेल्फ एग्जामिन करते हैं और सेल्फ अवेयर होते हैं कि हम हैं कैसे। तो हर चीज में इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं उस चीज में। तो सेल्फ टॉक होनी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हो जाती है कि मैं तो ऐसी हूँ, लोग ऐसे समझते हैं, मैं हुई ऐसी, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि दूसरे भी हमारे बारे में नेगेटिव ना सोचे, इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो इंट्रापर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। This form of communication allows individuals to understand their own needs, desire, motivation, personal growth, self-expression. तो हम अपने नीड्स, डिजायर, मोटिवेशन इन सब के बारे में पता हो, इसके हेल्प से हम जान सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर है एडवांटेजेस। पहला है कि ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। इट अलाउज इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस। इन सब के बारे में हमें अपने आप से पता होता है कि हमें क्या पसंद है, हमारी क्या थॉट है, हमारी क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं। डिसीजन मेकिंग के स्किल भी बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी बढ़ती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर चीज में सेल्फ चीजें आ रही है, हमें अपने आप ये सेल्फ लव भी एक आता है कि हम अपने बारे में कैसे सोच रहे हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है। फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉस्टर्स पर्सनल ग्रोथ को, ये बूस्ट अप कर देता है और हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को भी। इट फैसिलिटेट्स द गोल सेटिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये हमारे गोल्स को सेट करने में भी हेल्प करता है और सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं हम अपने आप से ही। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हमें पहले अपने आप से रखने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बजाय के दूसरों से। फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल। इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, जब दो लोग के या उससे ज़्यादा लोग के बीच में हो, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। इट इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन सच एज कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, नेगोशिएशन। ठीक है, तो मतलब कि इंटरपर्सनल के अंदर आ रहे हैं हमारे वर्बल और नॉन वर्बल। फिर फर्दर ये जो 2 में डिवाइडेड था और ये 4 में डिवाइडेड था, तो इंटरपर्सनल के अंदर आते हैं ये दोनों। ठीक है, फिर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है क्रूशियल रोल एस्टैब्लिश मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि हमारे हेल्दी रिलेशनशिप रहें, फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस हो सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इजीली रिजॉल्व कर सके और एक कंसिडरेशन बनी रहे एक दूसरे से। ठीक है, फिर इसमें इट कैन encompasses वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग एक्टिव लिसनिंग। तो इसमें मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे एक्टिव लिसनिंग हो गई, एम्पैथी, असर्टिवनेस, इफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये सब आ जाता है इसमें कि हम दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं, कितनी एम्पैथी रखते हैं, कितनी दूसरों की सुन भी लेते हैं, कितना हम सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हैं, जो कि हमें नहीं रहना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन अच्छी से हो सके। ठीक है, अब पढ़ने हमें एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि हैं 10 पॉइंट्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द बिल्डिंग ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो जो इंटरपर्सनल होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप को सुधारते हैं, एक मीनिंग देते हैं उन्हें। इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी बिटवीन इंडिविजुअल। एक अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी बढ़ती है दो लोगों के बीच में। ठीक है, जो दो लोग हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते आने, एक दूसरे की बात समझते आने, ये इंटरपर्सनल में आ जाता है।
फिर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव कोलैबोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करता है. इट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स आइडियाज और पर्सपेक्टिव, इन सबको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. फिर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट रहती है लोगों के बीच में. फिर जो लोग होते हैं वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे को. फिर कि वो रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रिवेंट होती है. ठीक है. फिर ये सोशल और नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाता है. सोशल मीडिया पे कैसे भी हो, ठीक है, फेस टू फेस हो, कैसे भी हम जैसे एडमिशन भी लेते हैं कॉलेज में तो सोशली हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं ताकि हम लोगों से बात कर सकें हर चीज़ के बारे में, ताकि हमें नॉलेज रहे. तो ये इंटरपर्सनल के हेल्प से ही होगी. ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में बात कर रही हूँ मुझे अपने आप में आंसर मिल जाएगा. कुछ चीज़ें हमें दूसरों के पास जाके अप्रोच करनी ही पड़ती है, इसलिए ये हमारी एनहांस कर देती है सोशल एंड नेटवर्किंग स्किल्स को. फिर ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करता है और ये हमें कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है ताकि हम एक नेटवर्क फॉर्म कर सकें और लोगों के बीच में बातचीत हो. तो ये था हमारा यूनिट 1 ऑफ CS. अब हमें देखने हैं इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस. जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस है. कितने कितने मार्क्स के हैं ये भी गिवन है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आता है 7 C's. ये इफेक्टिव फीचर्स भी पूछ सकता था या फिर एट्रीब्यूट्स भी, बात सेम है. ठीक है. तो जैसे ही ये पूछ ले आंख बंद करके 7 C's सारे एक्सप्लेन कर कर आ जाना. फिर है मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन. तो इसमें हम वही जो हमने रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था वो बता सकते हैं, या फिर हम 7 C's का भी कुछ बता सकते हैं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है. फिर हम ये भी बता सकते हैं कि बैरियर को एलिमिनेट करके कैसे गुड कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक है. फिर आते हैं हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आएगा क्वेश्चन. 15 मार्क्स का भी या फिर 2 मार्क्स का एक ही एक्सप्लेन करने को बोल दिया उसने. तो इसमें मेरे को क्या 6 के 6 को करना पड़ेगा, जो कि थे सिमेंटिक, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और फिजिकल, और हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल. ये 6 हमने पढ़े थे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. वो हमें एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जाम्पल. जहां जहां एग्जाम्पल जितने दे सकते हो वहां वहां लिखकर आ जाना हर टॉपिक में. ठीक है. और इसमें तो एग्जाम्पल के साथ ही मैंने समझाया था, तो इसमें तो फॉर श्योर एग्जाम्पल देकर आना. सिमेंटिक क्या था, यही था वो लैंग्वेज बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर जो हमने पढ़ा था कि दो लोग की लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में. फिर था हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज टू एन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हमने पढ़े थे, रूल्स वगैरह ये सब, तो ये हम बता सकते हैं इसमें. फिर दूसरा था कि एसेंशियल्स ऑफ गुड लिसनिंग, कि गुड लिसनिंग कैसे होती है और हाउ इज गुड लिसनिंग इम्पॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन. पहले हमें बताने होगी गुड लिसनिंग के एसेंशियल क्या है. गुड लिसनिंग से क्या होता है कि हमारी भी खुद की नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, टीम वर्क ज्यादा बढ़ता है. ठीक है. ये सब चीजें हमें इसमें बतानी है. फिर गुड लिसनिंग हमें ग्रुप डिस्कशन में कैसे हेल्प कर रहा है ये सब हमें बताना है, कि जो हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें हम सुन के सामने वाले का समझ पाते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम कोई भी चीज कर पाते हैं. और डिस्कशन टीम वर्क की तरह होती है और हम फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है GD में. फिर है डिस्कस द मीडिया एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स. फिर हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमने पढ़े थे वर्बल और नॉन वर्बल. ठीक है. मीडिया हो गया हमारा, मतलब वर्बल में क्या हो गया जो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और या फिर नॉन वर्बल मतलब उसी में आता है हमारा टेलीफोन वगैरह, इन सब से बात कर रहे हैं. ठीक है. या फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज वगैरह क्या है, तो ये सब हम इसमें बता सकते हैं कि किस मीडियम से आप बात कर रहे हैं. मेन यही है टेलीफोन वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह, फेस टू फेस, या फिर हमारे जो एक्सप्रेशन आधी कम्युनिकेशन कर देती है, आधी से ज्यादा 93%. ठीक है.
फिर काउंसलिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गिविंग ऑर्डर्स, परसुएशन आर सम ऑफ द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन। इसमें हम बता सकते हैं कि काउंसलिंग से क्या होता है कि हमारी मतलब अगर हमारी कोई काउंसलिंग कर रहा है तो हम ही बेटर बनते हैं, हमारे थॉट्स ओपन अप होते हैं। इस इंस्ट्रक्टिंग से हम दूसरों को सही उस पे ला सकते हैं या लोग हमें ला सकते हैं सही रास्ते पे, ठीक है। तो उससे हमारा ओपन माइंडनेस बढ़ता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो हमारा गिविंग ऑर्डर्स होता है कि हम कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम कैसे परसुएट कर सकते हैं एक इंसान को, जैसे मैंने एड वगैरह में बताया था या पॉलिटिक्स, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है परसुएशन। या फिर हम ऑर्डर देकर काम कैसे करवा रहे हैं अपना, ये सब हमें इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। इसकी हेल्प से हमारी कम्युनिकेशन बेटर ही हो रही है ना, कि हमारा काम भी हो जाएगा, सामने वाले को समझ भी आ जाएगा और उसके बेनिफिट में ही काम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडी, जिसमें हमें बताना होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडी कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इंटरपर्सनल एक दूसरे से बात करना, दो लोग का होता है ना। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, सिर्फ सेल्फ टॉक, मैं अपने आप से कैसे, अपने आप को जैसे मैं ट्रीट करूंगी वैसे ही लोग भी मुझे ट्रीट करते हैं, बहुत बार, ज्यादा बार, है ना, मोस्टली यही होता है। तो फिर ये सब मैं बता सकती हूँ। इंटरपर्सनल में अलग अलग पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े थे वो बता सकते हैं, इंट्रापर्सनल में अपना सेल्फ टॉक, ये सब बता सकते हैं। बस ये थे हमारे यूनिट 1। हर चीज को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, नोट्स गिवन होंगे तो फिर एक बार जिस्ट लेना है ना हर चीज का।